जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लगातार दूसरे दिन आर्टिकल 370 पर हंगामा हुआ है। बीजेपी विधायकों के भारी विरोध के बावजूद आर्टिकल 370 दोबारा लागू करने का विधानसभा में प्रस्ताव पास हो गया। यह प्रस्ताव जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने रखा। इस प्रस्ताव के पास होने के पहले और बाद भी बीजेपी विधायकों ने विरोध किया और नौबत हाथापाई तक आ गई। इस दौरान विधानसभा में नारेबाजी के बीच जमकर लात घूंसे भी चले, जिसमें दोनों पक्षों के कई विधायक मामूली रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। विधानसभा में हाई वोल्टेज ड्रामे और हंगामे पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी इस प्रस्ताव को देश तोड़ने की साजिश करार दे रही है, तो आज की बहस इसी मुद्दे पर करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 370 वापसी का प्रस्ताव पास हो गया है। विधानसभा से आर्टिकल 370 वापसी संभव नहीं है। रिमूवल को सुप्रीम कोर्ट ने वैध बताया, फिर प्रस्ताव क्यों लाया गया? इसके अलावा अब्दुल्ला सरकार पर शांति खत्म करने की साजिश का आरोप लग रहा है, और क्योंकि आर्टिकल 370 वापस लाने का मकसद क्या है, ये भी सवाल है। अब्दुल्ला सरकार पर 370 के नाम पर भावनाएं भड़काने का आरोप लग रहा है। तो ठोकेंगे इन्हीं तमाम सारे मुद्दों पर ताल और पूछेंगे सवाल, लेकिन पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। सब कुछ खत्म करेंगे, इनकी जो पुरानी पॉलिसियां खत्म करेंगे। हम अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की पॉलिसियां लाएंगे। धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा और जम्मू कश्मीर को भारत से बांटने का उनका ये प्रयास कामयाब नहीं होगा। बैनर वही था जो कश्मीरियों के दिलों में जो चीजें हैं, जो हम 5 अगस्त को हम कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट के रूप में वहां पर काम कर रहे हैं, उससे माहौल खराब हुआ। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ और बीजेपी की तरफ से जिम्मेदाराना रोल रहा नहीं। जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। क्या सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मकसद है? ये सवाल भी उठ रहा है, और क्यों उठ रहा है, इसी पर है आज की डिबेट। हमारे साथ हमेशा की तरह तमाम सारे गणमान्य मेहमान मौजूद हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला हमारे साथ रहेंगे, संदीप वजीर रहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, ललित अंबरदार कश्मीरी पंडित के तौर पर हमारे साथ रहेंगे, आरती टिक्कू वरिष्ठ पत्रकार यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वकार भट्टी हमारे साथ कश्मीर से नेता रहेंगे, तनवीर तंत्रे हमारे साथ रहेंगे पीडीपी से, रविंद्र शर्मा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रहेंगे। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा रविंद्र रैना का, वरिष्ठ बीजेपी नेता हमारे साथ जम्मू कश्मीर से लाइव जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र रैना जी आपका। और अभी मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कि दोबारा पाकिस्तान की पॉलिसी को, अलगाववाद की पॉलिसी को, आतंकवाद को फिर से जागृत करने की कोशिश की जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की तरफ से। अब सवाल ये उठता है कि ये हंगामा आखिर क्यों किया जा रहा है, किसको दिखाने के लिए किया जा रहा है? नाम तो कश्मीर की जनता का लिया जा रहा है। सारी दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। देश के संविधान का हिस्सा था धारा 370, और धारा 370 पार्लियामेंट का डोमेन था, और देश के पार्लियामेंट में इसकी डिस्कशन हुई, डिबेट हुई, और लोकसभा और राज्यसभा में इसको समाप्त कर दिया गया। जानबूझ के जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर चोरी छिपे इस प्रस्ताव को लाकर यहाँ एक प्रोपेगेंडा करना, एक साजिश करने की एक कोशिश हुई है। यहाँ हंगामा खड़ा करने की एक साजिश की गई है, जो कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी विधानसभा के अंदर, उस चर्चा के बजाय जानबूझकर एक साजिश के तौर पर यह हंगामा खड़ा किया गया। और
धारा 370 के संदर्भ में जो वहां रेजोल्यूशन लाया गया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि पिछले 70 वर्षों में जब ये धारा 370 जम्मू कश्मीर में थी, जम्मू कश्मीर के अंदर इस धारा ने एक अलग झंडा, एक अलग संविधान की प्रक्रिया यहां लागू की। यहां 2 निशान और 2 विधान थे। यहां मानवाधिकारों का हनन इस धारा 370 की आड़ में होता था। यहां क्या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके साथ यहां अन्याय होता था। देश का संविधान सीधे तौर पर यहां लागू नहीं होता था। 2-2 झंडे यहां लगाए जाते थे। और जब 5 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में माननीय अमित शाह साहब और देश की संसद ने यह निर्णय लिया और इस धारा को समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार किया, एक देश में एक कानून व्यवस्था, एक देश में एक झंडा, जब उसको यहां उस कानून को, उस विषय को यहां इंप्लीमेंट किया तो आज पुनः वही पुराना एजेंडा अलगाववादियों का, आतंकवादियों का, उसको यहां एक प्रस्ताव के द्वारा विधानसभा के अंदर एक साजिश के तौर पर लाया गया, जिसको हम कभी किसी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। और विधानसभा के अंदर तथा विधानसभा के बाहर भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्रद्रोही इस एजेंडे को कभी हम कामयाब नहीं होने ठीक है रविंद्र रैना जी, वो बात ठीक है, लेकिन थोड़ा असमंजस की स्थिति है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कांग्रेस का ये कहना है कि भाई वो इस प्रस्ताव को पास करा करके जम्मू कश्मीर के जनता के मन की बात कर रहे हैं, दिल की बात कर रहे हैं, वो यही चाहती है वहां की जनता। जबकि आपने कश्मीर के लिए इतना अच्छा किया बकौल आपके 370 हटा करके, लेकिन फिर भी जनता ने चुना नहीं आपको, मैंडेट आपको दिया नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये पाकिस्तान के एजेंडे को दोबारा जम्मू कश्मीर में जिंदा करना चाहते हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि वो आतंकवादियों का, अलगाववादियों का तांडव फिर से जम्मू कश्मीर में हो, वो बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों का दौर दोबारा यहां लाना चाहते हैं। और इसलिए एक साजिश के तौर पर यहां ये सारा धारा 370 के संबंध में विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लाया गया। मैं एक सवाल पूछता हूं श्री उमर अब्दुल्ला साहब से और कांग्रेस के नेताओं से, धारा 370 के चलते जम्मू कश्मीर के अंदर जो शेड्यूल कास्ट दलित समाज के भाई बहन हैं, जो गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, उनको यहां अधिकार नहीं मिलते थे। यहां गुजर बकरवाल जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको अधिकार नहीं थे, पहाड़ियों को, ओबीसी को, महिलाओं को, विस्थापितों को यहां अधिकार नहीं थे। और आज जब धारा 370 समापन हो गया, जम्मू कश्मीर में दलित समाज के भाई बहनों को पूर्ण अधिकार मिले हैं, महिलाओं को अधिकार मिले हैं, विस्थापितों को अधिकार मिले हैं, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी कबीले को, ओबीसी कम्युनिटी को यहां अधिकार मिले हैं, महिलाओं को अधिकार मिले हैं पहली बार। और आज फिर से इस प्रकार की यहां साजिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के नाम पर यहां उपद्रव करके यहां का हालात खराब करने की ये कोशिशें हो रही हैं। एक बात मैं जी न्यूज के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इस राष्ट्रद्रोही एजेंडे को किसी सूरत पर हम लागू नहीं होने देंगे। देश के अंदर मोदी साहब की सरकार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं, जो राष्ट्र विरोधी एजेंडे पर काम करने की कोशिश और साजिश करेगा उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, क्या विधानसभा के अंदर और क्या विधानसभा के बाहर। इस पाकिस्तान की मानसिकता को किसी सूरत में हम यहां जम्मू कश्मीर में नहीं चलने देंगे। ठीक है, जी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा रविंद्र रैना जी आपका। आपने बीजेपी का स्टैंड साफ किया, इस पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब सीधे मैं संदीप वजीर साहब का रुख करता हूं। संदीप वजीर साहब, वो एक शेर है बड़ा अच्छा दुष्यंत कुमार जी का कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूं कि एक तस्वीर बदलनी चाहिए। हंगामा तो खड़ा आप लोगों ने कर दिया, लेकिन तस्वीर कैसे बदलेंगे? देखिए, ये जो हमने रेजोल्यूशन लाया है वो हमारे मैनिफेस्टो में भी था
हम लोगों के पास ही अपनी ये बातें लेके गए बस थे। तो ये और साबित बहुत करने के लिए कि हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला था हम 370 हटवाएंगे, आपने सिर्फ कश्मीर की जनता को दिखाने के लिए हंगामा किया। जानते आप भी हैं कि होने वाला कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, तस्वीर कैसे बदलेंगे? अरे सुनिए ना मेरी बात। हाँ। देखिए बात ये है कि एजेंडा तय कौन करता है? लोग ही तय करते हैं ना। अब लोगों ने हमें चुन के अगर भेजा है और हमारी बातों को सुन के उन्होंने हम पे विश्वास किया है, तो जो जो पॉइंट्स हमने अपने मैनिफेस्टो में रखे थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो ये मानती रही है कि 370 और 35 है, ये हमारे से छीना गया है, ये हमारा हक है, तो हम तो उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे ही। हमने सिर्फ ये बताने की कोशिश की है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम लोगों की आवाज है, सरकार हमारे पास है, और हमने ये जो रेजोल्यूशन पास किया है ये लोगों की आवाज है कि 370 और 35 है हमें वापस दिया जाए। इसमें कौन सी देश विरोधी बात हो गई और कौन सा पाकिस्तान का एजेंडा हो गया, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। पहले भी 370 और 35 है। और मुझे ये समझ में नहीं आता संदीप वजीर साहब कि जिन लोगों की आवाज है उन्होंने इसके हटने के बाद आवाज उठाई क्यों नहीं थी? कौन सा आंदोलन हुआ कश्मीर में इसके बाद, इसकी वापसी के लिए? यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि लोगों ने उस वक्त, आप देखिए हालात क्या थे, जितने लोग नहीं थे कश्मीर में उससे ज्यादा तो सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय हो गई हुई थी। हाँ। आप क्यों चाहते हैं कि हम खून खराबा देखते? अच्छा, सिक्योरिटी फोर्सेस जब हटा दी गई उसके बाद क्यों नहीं हुआ कोई आंदोलन? वक्त का इंतजार हर कोई कर रहा था। वक्त आया तो लोगों ने अपना जवाब दिया है, और लोगों ने जब अपना जवाब दिया तो उसके बाद हमारा फर्ज बन जाता है, तो उन्होंने हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि भाई उनकी आवाज को हम दिल्ली तक पहुंचाएं। तो इसमें क्या गलत है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कौन सा पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ पे चल रहा है। पाकिस्तान कह चुका है, पाकिस्तान का एजेंडा इसलिए है कि पाकिस्तान के मंत्री कह चुके हैं कि अगर एनसी की सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो पाकिस्तान, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक ही पेज पर आ जाएंगे। और आप उसी परिपाटी को, उन्हीं के बयान को आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं आप लोग। तब आपने पाकिस्तान के मंत्री के बयान को खारिज किया था, आपने कहा था पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना है, लेकिन अब आप उसी सुर में बोल रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना है? हाँ। हमने कब कहा कि हमें पाकिस्तान से कुछ लेना देना है? हम तो अपनी सरकार से अपनी चीज मांग रहे हैं। हाँ। क्या हम पाकिस्तान से मांगने के लिए गए हैं? हम तो अपनी गवर्नमेंट को ये बताना चाह रहे हैं कि हमें जरूरत है, हमें दीजिए। उसमें कोई चीज मांगना कोई गलत तो नहीं है। हम अपने लोगों से ही मांग रहे हैं ना, भारत का हिस्सा है हम अपनी सरकार से चीज मांग रहे हैं कि आपसे गलती हुई है, लोग ये चीज चाहते हैं, आप हमें वापस कर दीजिए। अरे सुप्रीम कोर्ट ने उसके रिमूवल को सही माना है, गलती पर सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा नहीं लगता। संदीप वजीर कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या संविधान को भी नहीं मान रहे हैं? चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं आप? तो सुनिए, यही सुप्रीम कोर्ट था, पहले भी 2-3 बार 370। आप उठा दीजिए सुप्रीम कोर्ट पर सवाल। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब प्रेम शुक्ला से लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी, गलती हो गई, उसे सुधार क्यों नहीं रहे? संदीप वजीर कह रहे हैं कि वहां की जनता अपना हक हुकूक मांग रही है, क्यों उसको उसका हक और हुकूक नहीं दे रहे हैं आप? गलती तो 5 अगस्त 2019 को सुधार दी गई। गलती जो है वो इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जिद के कारण संविधान में अनुच्छेद 370 शामिल करके की गई थी। और किन विशेष परिस्थितियों में की गई थी? इसी पाकिस्तान का हवाला देकर उमर अब्दुल्ला के दादाजी शेख अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 के प्रावधान को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को राजी किया था। और अनुच्छेद 370 में संशोधन होने के चलते ही वहाँ की जनजातियों को न्याय मिला, वहाँ की अनुसूचित जाति को न्याय मिला। 7 दशकों तक एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में अगर सफाई कर्मी के बेटे को सफाई कर्मी बने रहने पर मजबूर किया जाए, यानी दासता की पराकाष्ठा की जाए, इससे अधिक अलोकतांत्रिक असंवैधानिक कुकृत्य क्या हो सकता था? तो इस गलती को सुधारने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कर दिया। इस गलती को सुधारने के कारण ही पाकिस्तान प्रायोजित पत्थरबाजों पर कार्रवाइयां हुई, पत्थरबाजी बंद हो गई। पाकिस्तान से निर्यात होने वाले आतंकवादी गतिविधियों पर 70% से ज्यादा कमी आई। अनुसूचित जातियों को आरक्षण का लाभ मिला, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का लाभ मिला। जो कश्मीर की महिलाओं के अधिकार को अब्दुल्ला परिवार ने छीनने का कुकृत्य किया था, वो अधिकार उनको बहाल किया गया। आधी आबादी का छल, अनुसूचित जातियों से छल, अनुसूचित जनजातियों से छल, इस देश से छल
और जो ये झूठ बोला जा रहा था 7 दशकों से कि भारत और कश्मीर के बीच में अनुच्छेद 370 ही वह पुल है और इसके हटते ही ये देश से अलग हो जाएगा, उन झूठों को बेपर्दा कर दिया गया। वो बेनकाब झूठे अब छल प्रपंच कर रहे हो। जो आपने पूछा कि पाकिस्तान से इसका क्या लेना देना, आप याद कीजिए भली भांति कि 2019 से लेकर 2024 के मई माह के चुनाव तक बारंबार पाकिस्तान और उसके प्रवक्ताओं ने अनुच्छेद 370 फिर से लागू करने के बारे में बयान दिए हैं और उन्होंने यहां तक कहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, यानी ये जो गुपकार अलायंस है, ये अनुच्छेद 370 लाने का प्रयास करेंगे। तो क्या ये पाकिस्तान के स्वर में स्वर मिलाने का कुत्सित कुकर्म ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और ये सामने है सबके, सब जानते हैं कि आज कश्मीर की विधानसभा को अनुच्छेद 370 के संशोधन को वापस लेने का कोई विधायी अधिकार नहीं है। फिर भी आप वहां हंगामा क्यों कर रहे हैं? ताकि आपके पाकिस्तान में बैठे आका प्रसन्न हो सके। तो आप पाकिस्तान में बैठे आकाओं को खुश करने का कोई भी प्रयास कर ले, भारत में अनुच्छेद 370 इतिहास बन चुका है और कब्र में जा चुका है, अब आने वाला नहीं है। इसके लिए भारत के संसद में जब तक भारत की जनता जनादेश नहीं देगी तब तक संभव नहीं है। ठीक है, संदीप वजीर एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दीजिए आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए कितना आसान होता है अपने फोर फादर्स को कोसना। नेहरू जी ने गलती कर दी, शेख अब्दुल्ला साहब ने गलती कर दी, उसने गलती कर दी। अरे सर यही शेख अब्दुल्ला को पाकिस्तानी गद्दार था, नेहरू ने कहा थी कि सरकार ने गलती कर दी। आपका विजिट उनसे ज्यादा तो नहीं है। नहीं, नेहरू ने ही कहा था कि शेख अब्दुल्ला गद्दार है, उनको जेल में डाल दिया था। सर सुन लीजिए, ये सत्य नहीं है क्या? शेख अब्दुल्ला को गद्दार कहकर नेहरू जी ने जेल में डाल दिया था, इंदिरा जी ने जेल में बंद रखा था, ये सत्य नहीं है क्या? ये गलत मैं बता रहा हूँ क्या? ये गलत बयानी कर रहा हूँ क्या? वजीर साहब कृपा करके बता दीजिए ना। छोटा सा सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल है, शेख अब्दुल्ला को गद्दार कहकर नेहरू ने जेल में ठूसा था कि नहीं? ये सत्य है कि नहीं? हाँ, तो इसमें ये तो फैक्ट है, इसमें क्या गलत है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नहीं, ये सत्य है कि नहीं? मेरा सीधा सवाल है, सुनिए। सीधा सवाल है, उत्तर दे दीजिए ना। मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप कह रहे हैं सच ये सच है कि नहीं है? संदीप वजीर कह रहे हैं कि शेख अब्दुल्ला सच है। को पाकिस्तान का से मिला हुआ गद्दार नेहरू जी ने कहा था कि नहीं? अरे यही आरोप था कि नहीं? सुनिए मेरी बात। बात यह है कि ये आरोप सत्य है कि नहीं? डॉक्टर कर्ण सिंह आज भी जीवित है, मान रहे हैं एजेंट थे, उन्होंने रिपोर्ट वो मान रहे हैं कि ये आरोप सत्य हैं। मान रहे ना, गद्दार थे ना? तो आपकी पार्टी के पूर्वज गद्दार थे, मान रहे ना आप? अरे सर किसी के गद्दार को गद्दार कहने में अपमान क्या है? किसी के कहने से तो पाकिस्तानी हो जाता है, किसी के कहने से सर्टिफिकेट आप थोड़ी बांटेंगे। गद्दार को गद्दार कहने में क्या अपमान है मित्र? हमें सुन लीजिए, हमें सर्टिफिकेट दिया इस जम्मू कश्मीर की जनता ने। अगर हम सर्टिफिकेट के जेल में ठूसा महाराज, सर्टिफाइड है, मैं क्या दूं? नेहरू ने सर्टिफिकेट दिया है। इसलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, वंशजों के साथ आज आपका गठबंधन है, उन्होंने दिया सर्टिफिकेट। अरे सर मैं क्यों सर्टिफिकेट दूं? सुन लीजिए, इस जनता ने सर्टिफिकेट आप सर्टिफिकेट की बात करो तो आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, जनता ने सर्टिफिकेट दिया। ठीक है, मैं आगे आऊंगा। रविंद्र शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। रविंद्र शर्मा जी, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि 370 की बहाली अब वापस नहीं हो सकती। हंगामा सिर्फ इसलिए बर्पा किया गया क्योंकि आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जिनका आप साथ दे रहे हैं, कि भाई हम अगर आए तो 370 हटाएंगे। लेकिन आपने जनता को यह नहीं बताया कि 370 की बहाली वापसी नहीं हो सकती है। आपने ये नहीं बताया कि इसके लिए क्या प्रक्रिया होती है, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। तो जनता को आपने तब मूर्ख बनाया या अब इस तरीके का हंगामा करके आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं? पहली बात तो ये है कि थोड़ी देर विलंब से मेरे कावट आ गए, उसके सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। बाकी वक्ताओं ने, साथियों ने कहा, सबको नमस्कार। पहली बात जो रेजोल्यूशन पास है उसमें विशेष दर्जे की बात, इस देश में एक संविधान है। पहले भी भाजपा गुमराह करती रही, जो संविधान यहाँ उस देश के तहत एक संविधान था, वो एक
प्रावधान रखा गया। किसी वक्त राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कुछ दिक्कत है, तकनीकी खामी है, मैं इसको दुरुस्त करवाता हूं। रविंद्र शर्मा जी और उसके बाद आता हूं आरती टिक्कू हमारे साथ हैं। आरती टिक्कू, किसको नसीहत की जरूरत है और किस नसीहत की जरूरत है? आज जो विधानसभा में हुआ, 2 दिन से जो हंगामा हो रहा है हम सब देख रहे हैं, ये किस लिए हो रहा है और क्या मैसेज जा रहा है इससे? जम्मू कश्मीर की जनता को क्या मैसेज जा रहा है, पाकिस्तान को क्या मैसेज जा रहा है और बाकी देश को क्या मैसेज जा रहा है? अनुराग, मैं बिल्कुल सटीक होके कहूंगी आज कि कोई भी पार्टी, जो जितने भी आपके पैनलिस्ट आए हैं, वो बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस नहीं है, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टीज अभी जो कश्मीर में हो रहा है ये उस सिचुएशन के जिम्मेवार है। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत कुमार डोवल जी को उठानी चाहिए, जिनकी वजह से जितने भी आप देखिए जम्मू कश्मीर असेंबली में जो इस वक्त रूल कर रहे हैं और इस वक्त जिनके हाथ में सत्ता है, वही लोग, वही खानदान, अभी आपके बीजेपी प्रवक्ता यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन वही खानदान जिनकी वजह से कश्मीर में बर्बादी हुई, उनको पूरी एमनेस्टी दी गई। आपने देखा कि जो टेरर अक्यूज्ड है उन्होंने भी इलेक्शन लड़े इस बार। आपने देखा कि जिनके ऊपर इतने लांछन लगे हैं, जिन लोगों ने कश्मीरी हिंदुओं की जो नरसंहार हुआ, उनकी जिस ब्लेम है उन पर, वो लोग भी जिन्होंने इतने कश्मीरी मुसलमान मरवा दिए, कश्मीरी हिंदू मरवा दिए, वो सब के सारे परपेट्रेटर्स जो भी है वो आज आपके असेंबली में बैठे हैं। और आप खुलेआम जो मोदी जी ने 2019 में 5 अगस्त को जो इतना ऐतिहासिक फैसला लिया था, उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। जो 100 करोड़ से 140 करोड़ की जो जनता ने पार्लियामेंट में जो लॉ पास किया, जो कानून पास किया, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये कौन है? ये लोग, ये क्रिमिनल्स, ये गुंडे हैं, ये वो लोग हैं, वो अलगाववादी है जिन्होंने कश्मीर का सत्यानाश किया पिछले 35 साल में, और 75 साल से अलगाववाद की जो राजनीति चला रहे हैं ये वो लोग हैं। तो ये जिम्मेवारी क्या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की नहीं होनी चाहिए? एक तरफ से आप देखिए जो आतंकी हमले हैं वो लगातार होते जा रहे हैं, वो किसकी जिम्मेवारी है? वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल की जिम्मेवारी है। आपकी जो दुल्लत डॉक्ट्रिन है, आपकी जो डोवल डॉक्ट्रिन है, कोई अंतर नहीं है, एक ही डॉक्ट्रिन है कि जितने भी आतंकी है, जितने भी अलगाववादी है, उनको आप सत्ता थमा दो, उनको आप कुर्सी पे बिठा दो और फिर वो सत्यानाश करे, वो देश का नेशनल इंटरेस्ट बर्बाद करे। इसमें आज मुझे लगता है कटघरे में बीजेपी भी खड़ी है, कांग्रेस भी खड़ी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी खड़ी है, और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है जो विधानसभा में जो ये इन्होंने अपने ही हिंदुस्तान का, भारत का संविधान पर भी सवाल उठा रही, जिन्होंने चुना है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। देखिए, पहली बात तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये वही जनता है जिन्होंने ओमर अब्दुल्ला को पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में हराया। अब अगर आप सिर्फ वापस इसी सवाल पे पहुंचेंगे, ये जनता कभी भी कुछ भी कर सकती है। जिस तरफ जब ऊपर से सत्ता जो है, जो पॉलिटिकल क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, जब वो गलत फैसले कर रही है कि जिन्होंने अलगाववाद का जो बीज है वो कश्मीर में बोया, जिस पॉलिटिकल क्लास ने इतना आतंकवाद फैलाया, जिस पॉलिटिकल क्लास ने इतनी तबाही मचाई, जब यही सरकार उन्हीं लोगों को नॉर्मलाइज कर देती है, अकोमोडेट कर देती है, तो आप मुझे बताइए लोगों को क्या आप सवाल करेंगे? क्या लोग जिम्मेवार है जो इतनी तबाही मची? क्या आप लोगों को ये सवाल पूछ सकते हैं? लोगों के पास सिर्फ वोट करने की ताकत है, लेकिन ऊपर जब डिसीजंस लिए जाते हैं, जो सत्ता में आते हैं, जब वो गलत डिसीजन ले तो किसको जिम्मेवार ठहराना चाहिए? क्या आप मुझे बताइए कि आपके हमारे सोल्जर्स रोज के रोज उन पर आतंक के अटैक्स हो रहे हैं, टेरर अटैक्स हो रहे हैं, वो किसकी जिम्मेवारी है? आप बोलेंगे कि वो भी लोग, अरे ये तो मान के चलिए कि पाकिस्तान के साथ हमारी 75 साल से जो जंग चल रही है वो चलती आ रही है, चलेगी, वो
उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारे जो बैठे हैं आपके पैनलिस्ट, उनमें से कोई भी सच बोलने की क्षमता क्यों नहीं रख रहा है कि गलतियां सरकार कर रहा है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा आज कटघरे में जो है सरकार है, ऑपोजिशन है। आप देखिए कांग्रेस इन्हीं लोगों के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा। कांग्रेस पार्टी अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है, बीजेपी अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है, लेकिन कांग्रेस है भी हाँ है भी, लेकिन कांग्रेस ने इन्हीं लोगों के साथ जिन्होंने अलगाववाद को बढ़ावा दिया, जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, उन्हीं के साथ इलेक्शन लड़ा। आज लेकिन कांग्रेस इनको सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रखती। के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, उस कहावत की परिपाटी को इन्होंने फॉलो किया है। तनवीर अहमद तांत्रे हमारे साथ। तनवीर, क्या दिक्कत क्या है? मतलब धारा 370 की वापसी सच में चाहते हैं आप लोग, या दिक्कत इस बात से है कि उसके हटने के बाद से पत्थरबाजी बंद हो गई? जैसा प्रेम शुक्ला बता रहे थे, आतंकवाद की घटनाओं में 70% तक की कमी आई है। वहां पर जो है दलित भाई बहनों को, अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को आरक्षण का लाभ मिला है। इस बात की परेशानी है आप लोगों को। परेशानी क्या है? महबूबा मुफ्ती पहले भी कहा करती थी कि 370 हट गई तो तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, खून की नदियां बह जाएंगी। वैसा तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, जहां तक आपने मुस्कान भाई, जहां तक आपने दिक्कत की बात कही, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि गैर आईनी तरीके से जो है हमसे हमारा पहचान पत्र, हमसे हमारा जो शनाख्ती था वो हमसे जो है गैर आईनी तरीके से जो है वो 2019 में जो है 5 अगस्त को हमसे गैर आईनी तरीके से जो है वो छीना गया। अच्छा, आज जो असेंबली के अंदर हो रहा है, भाजपा के कुछ चमचे जो यहाँ पर बैठे हुए, मैं वही कहूंगा, जो उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन ये दिक्कत हमें 2019 में भी हुई थी, जब हमारे कुछ एमपीज को जो है वहां से धक्के मारकर जो है वो बाहर निकाला था। आज जम्मू कश्मीर की आवाम का दिल बड़ा खुश हो रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को जो है असेंबली से धक्के मारकर जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम ने जो है वो बाहर निकाला है। अरे उससे 370 वापस नहीं आएगी तनवीर, उससे 370 वापस नहीं आएगी। जम्मू कश्मीर की जनता को ये पता है कि नहीं पता है? नहीं, आप क्या चाहते हैं कि हम 370 की बात भी ना करें? हमसे जो हमारा जो पहचान पत्र छीना गया, हम उसकी बात भी ना करें? असेंबली अगर जो है जम्मू कश्मीर की, अरे कोई असंवैधानिक तरीके से थोड़े छीना गया पहचान पत्र? जिसे आप पहचान पत्र बता रहे हैं वो असंवैधानिक तरीके से थोड़े छीना गया है आपसे? देखो, गैर आईनी तरीके से हमसे जम्मू कश्मीर की जनता का आप हवाला दे रहे हैं, वो भी 140 करोड़ इस देश की जनता का फैसला था। सरकार की उस टाइम फैक्स मशीन जो है वो खराब थी। पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो जम्मू कश्मीर में लाई गई। हमें तो पता भी नहीं है कि 5 अगस्त को सुबह जो है वो क्या होने वाला है। ये जम्मू कश्मीर का स्टेटस था, जम्मू कश्मीर की आवाम से पूछना चाहिए था, बल्कि ये बताना चाहिए था जब उसमें है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली इसको डिसॉल्व कर सकती है, तो फिर इसको गैर आईनी तरीके से छीनने का क्या मकसद है? क्या पहली स्टेट है जिसको ये धारा 370 जो है वो मिली हुई है? क्या हिमाचल के अंदर 371 जो है वो धारा नहीं है? तो फिर हमारी गलती क्या है? एक मेरे भाई यहाँ पर कह रहे थे कि नेहरू जी ने जो है वो गलती की है। हम आज ये मानते हैं कि नेहरू जी ने जो है वो गलती की है। 370 देकर जो है हमारा इलाज जो है हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान का, जिसका आज भी हम ढिंढोरा पीट रहे हैं कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी नस नस में जो है वो हिंदुस्तानी खून बसा हुआ है। लेकिन ये भाजपा के नेता जो है ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हमें सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं कि ये जो है ये हमारे देश के नहीं है, ये विदेश से आए हुए हैं। अरे आपको बताना चाहते हैं हम बाई चॉइस इंडियन है, तब तो आप अंग्रेजों की गुलामियां करते थे। अरे उन्हीं इंडियंस का तो फैसला है 370 हटेगी कश्मीर से। 370 की वापसी तो पाकिस्तान भी चाहता है कश्मीर में। 370 की वापसी आप भी चाहते हैं और पाकिस्तान भी चाहता है, फिर क्या फर्क रह गया तनवीर? ये 370 में पाकिस्तान ने दिया हुआ है या हिंदुस्तान ने दिया? खुश तो पाकिस्तान भी है ना। आपके घोषणा पत्र को, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़कर तो खुश तो पाकिस्तान भी था ना। उसके मंत्री का बयान था, हम एक ही पेज पर हैं। आईन ने हमारे मुल्क ने दिया हुआ है, आप आवाम को गुमराह क्यों कर रहे हो? आप बोले ना पाकिस्तान ने 370 दिया हुआ है, आप बोले 370 और 35 से जो जम्मू कश्मीर की आवाम को पाकिस्तान ने दिया, बताए ना।
नहीं, किसने कहा पाकिस्तान ने दिया? मैं तो ये कह रहा हूं कि 370 और 35A की वापसी पर पाकिस्तान उस बात पर खुश है। मुद्दा जब शामिल किया गया चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से तो पाकिस्तान खुश था। सुनिए ना, जब हमें 370 और 35A जो है हमें अपना मुल्क ही देता है, हमारे मुल्क में गैर आईनी तरीके से 370 35A हटाया जाता है, तो इसमें आप पाकिस्तान अफगानिस्तान कहां से लेके आते हैं? आप जम्मू कश्मीर की आवाम का दर्द, अरे जब पाकिस्तान आता है तो आप उसको कंडम भी कहां करते? पाकिस्तान जब आता है उस पर बयानबाजी करता है तब आप कंडम भी कहां करते उसको? हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना? हम पाकिस्तान से 370 थोड़ी मांग रहे हैं। पाकिस्तान से आपको लेना देना नहीं है, लेकिन आपसे पाकिस्तान को लेना देना है, ये तो मानिए, तभी तो वो बयानबाजी करता है। हमसे किसको लेना देना, लेकिन हमें किससे लेना देना है उस चीज को समझने की जरूरत है। हाँ। हमें हिंदुस्तान की सरकार से लेना देना है। हिंदुस्तान हमारा अपना मुल्क है और अपने मुल्क को हम ये कहते हैं कि आपने 2019 में जो फैसला किया। अनंत विजय साहब का मैं रुख करूं, उससे पहले ललित अंबरदार साहब के पास चला जाता हूं। तनवीर लौटूंगा आपके पास। आपका पॉइंट क्लियर हो गया। क्या कहना है ललित अंबरदार जी आपका इस पूरे मसले पर? यहाँ पे बीच ये वाला है। ललित जी आपको आवाज मिल रही है? ललित जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उनके फोन में कोई ललित जी आवाज आ रही है? आवाज जी आवाज मैं जी क्या कहना है सर इस पूरे, आप बहुत देर से इस डिबेट को सुन रहे हैं, क्या कहना है आपका? इसको थोड़ी आवाज कम कर दीजिए, इसकी थोड़ा कम कर दीजिए। ठीक है, हाँ मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं, पूरे सुना मैंने, लास्ट के कुछ अंश मैंने नहीं सुने, लेकिन बताना चाहता हूं ये जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और शायद कांग्रेस के भी वहां प्रवक्ता बैठे हुए हैं, तो इनको बताना चाहता हूं पीडीपी, कांग्रेस और कश्मीर आधारित, कश्मीर सेंट्रिक जो ये सारी अपने आप को मेन स्ट्रीम पार्टीज बोलती है ना, ये ओरिजिनल इस्लामिस्ट पार्टीज है। आपने जिक्र किया पाकिस्तान का, मैं पूरा उसका बैकग्राउंड बताता हूं। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है। उन्होंने हमीद मीर ऑर्डिनरी जर्नलिस्ट नहीं है, हमीद मीर आईएसआई और पूरे ग्लोबल जहाज के साथ लिंक है आईएसआई का, उसने उसके थ्रू मैसेज की और ये अल्फाज थे उसके कि पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो हम 370 के इशू के ऊपर हम एक ही पेज के ऊपर है। और उन्होंने एक अपील की, उन्होंने अपील की, अरे यार मुझे बोले दो, अपने बोले दीजिए मुझे। और उन्हें अपील की कश्मीर के मुसलमानों को कि तनवीर जी अपनी बारी पे बोलिएगा, तनवीर जी अपनी बारी पे बोलिएगा, बोले रहिए। ललित जी को बोले, वो किसी में इंटरप्ट नहीं कर रहे थे भाई, आप मत कीजिए उनको इंटरप्ट। ललित जी बोलिए। तो उन्होंने अपील की कि आप कांग्रेस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करें। तो क्या हुआ, जो वहां पे सेपरेटिस्ट लड़ रहे थे, एक्स सेपरेटिस्ट इलेक्शन लड़ रहे थे, जमात इस्लामी के लोग लड़ रहे थे, प्रॉक्सी कैंडिडेट थे, उनको वोट नहीं मिले, वो सारे वोट सारे ट्रांसफर हो गए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में। ये है पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट। अब बताना चाहता हूं पाकिस्तान का कश्मीर के साथ रिश्ता क्या है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का, वो तो कहते हैं हमारे शारक है। अब इन दो पार्टीज का खासकर पाकिस्तान से रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह का बताता हूं। सुनिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का, सुने यार, सुनो एक मिनट, किसी भी कोने में हो। अरे मैं मुझे बताने दीजिए यार, पाकिस्तान के साथ ना जोड़ें। सर मैं बंद कर दूं क्या बोला, मैं बंद करूं क्या बोला? आप मुझे नहीं मैं क्यों बोल दूं, बंद करूं क्या? मैं तनवीर तांत्रे जी अपनी बारी पे बोलिएगा भाई, आपत्ति दर्ज करानी है तो अपनी बारी पे कराइएगा, ऐसे तो किसी की बारी नहीं आ पाएगी। ललित जी बात खत्म कीजिए। पहले आपको बता रहा हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस का, प्लीज मुझे बताने दीजिए प्लीज। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, भारत को जानना चाहिए। आपको जी बताइए। सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है, बिल्कुल उनकी नजर दिल्ली के ऊपर है। कश्मीर हिंदू का नरसंहार हुआ, पूरा हिंदुस्तान चुप है। सुनिए, कश्मीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ना, इनकी लास्ट असेंबली में कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का बारामूला के अंदर जो इनका लोकसभा का एमपी था ना, अकबर लोन, उसने जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद। बाहर आया तो पत्रकारों ने बोला क्या, पूछा क्यों किया, बोला मैं मुसलमान हूं, बावुक हो गया। यह है पाकिस्तान का रिश्ता क्या, ला इलाहा इन नेशनल कॉन्फ्रेंस का। पीडीपी का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना, उसको बोलते हैं सेल्फ रूल, उसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जॉइंटली कश्मीर को एडमिनिस्टर करेंगे। इनकी चलती 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के सेक्रेटेरिएट पर जो हिंदुस्तान को और कश्मीर का झंडा लगा था, ये पाकिस्तान का भी झंडा लगाएंगे। इनके सेल्फ रूल में लिखा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की करेंसी कश्मीर के चलनी चाहिए। इनके सेल्फ रूल में लिखा हुआ आईएएस आईपीएस कश्मीर के अंदर खत्म होना चाहिए। क्यों? दिल्ली के साथ इनको रास्ता अलग करना है और पाकिस्तान के साथ इनका रिश्ता करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो इनका रिश्ता पाकिस्तान से क्या है, ला इलाहा का है। और ये कहते हैं आप
आपने सुना इन्होंने इस अधिवेशन रेजोल्यूशन से पहले जो कल रेजोल्यूशन पास किया था, वो जो श्रद्धांजलि दी थी, उनमें से सैयद अली शाह गिलानी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। कैन यू इमेजिन? वो पाकिस्तान का चमचा स्टूज जो बैठता था जीवे जीवे पाकिस्तान, यहां क्या चलेगा बारह इस्लाम, उन्होंने जिसको ये तो मेरा हमें दुख है कि उसको प्राकृतिक मौत हुई, उसको तो फांसी पे उल्टा लटकाना चाहिए था। उसकी वजह से कश्मीर के अंदर इतनी जिल्लत हुई। और इसी कश्मीर के अंदर जिन्होंने इनको हसनुल नसरुल्लाह, वो वहां पे हिजबुल्लाह का चीफ जो उसको मारा गया, इन सब तीनों पार्टीज ने, कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन्होंने उसका मातम मनाया जानते हुए हिजबुल्लाह हिंदुस्तान के अगेंस्ट है, कश्मीर जहाज का समर्थन करती है, क्योंकि वो उसके साथ भी रिश्ता क्या ला का। तो प्लीज आप समझ लीजिए हिंदुस्तान को खतरा। अगर आपने इनको आरती जो बोल रही थी ना, क्या इलेक्शन करने की जरूरत है? बीजेपी से पूछ रहा हूं, आपने क्या सोचा था कि सब कुछ ठीक हो गया वहां पे? ये जहाज है सर, जहाज। दुनिया में आज तक कहीं भी जहाज नहीं खत्म हुआ। काबुल में 10 साल रूसी रहे, 20 साल अमेरिकन रहे, और जब चले गए काबुल आज की तारीख में 40 साल पीछे चला गया। ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनका वेलकम किया था, तालिबान को बोला था ऐसा इस्लाम आना चाहिए दुनिया के अंदर, इसकी अफगानिस्तान के अंदर। तो आप समझ रहे हैं कि आपके हाथ में क्या है? नॉर्थ ब्लॉक की जो भी टेंडेंसी रही है, अब 100% कह रहा हूं, वहां गुलत डॉक्ट्रिन चलता है। कश्मीर को अगर हिंदुस्तान के साथ रखना है, कश्मीर के इस्लामवादी फशिस्टों को साथ रखना पड़ेगा। और 5 अगस्त 2019 से पहले ठीक है आनंद विजय जी, अगर ललित अंबरदार के आकलन को सही माना जाए तो क्या यह भी सही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर की वापस अलगाववाद के रास्ते पर जम्मू कश्मीर को लाना चाहती है? यही कोशिश है, यही प्रैक्टिस है, जिसका एक ट्रेलर हमें विधानसभा में देखने को मिला। देखिए अनुराग जी, ललित जी और आरती जी के दर्द को मैं समझ सकता हूं, उनके गुस्से को भी समझ सकता हूं, और कश्मीरी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए उसकी वजह से उनके लिए जितना किया, लेकिन ये ठीक नहीं है ललित जी, कश्मीरी हिंदुओं के साथ पूरा भारतवर्ष खड़ा है। ऐसा नहीं है कि कश्मीरी हिंदुओं पर अगर अत्याचार होता है तो भारत के हिंदुओं को दर्द नहीं होता है। रही बात आज के हंगामे की और आपके प्रश्न पर आता हूं, उसके पहले मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं। मैं संदीप वजीर जी से पूछना चाहता हूं कि आज जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें 370 क्यों नहीं लिखा गया कहीं भी? उस पूरे प्रस्ताव में 370 को बहुत स्मार्टली ओमिट कर दिया गया है। वो किसकी शाह पे हुआ? क्या इसके पीछे कांग्रेस पार्टी है? स्पेशल स्टेटस की बात की जा रही है, उसमें बातें सारी 370 वाली ही हैं, लेकिन अनुच्छेद 370 का उल्लेख उस प्रस्ताव में कहीं नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी क्या संविधान लाल किताब लेके पूरे देश में घूमी है ना कांग्रेस पार्टी अभी 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान? क्या उस संविधान का उल्लंघन वो जम्मू कश्मीर में करना चाहती है? क्या जो हमारे दलित भाई बहनों को, ओबीसी को आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण को समाप्त करना चाहती है कांग्रेस? मूल प्रश्नों पर आना चाहिए। हमें भावनात्मक सवाल में लोगों को उलझाने के बजाय, देखिए ये इनकी टैक्टिक्स है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और पीडीपी की, इन लोगों की। पीडीपी को तो खैर जम्मू कश्मीर की जनता नहीं नकार दिया, तो उनका तो कोई स्टेक ही नहीं है। और जो एक व्यक्ति विधानसभा में हाथ में इंजीनियर रशीद का भाई है जो 370 का वो लगा के घूम रहा है, तो मुझे ये लगता है कि और ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कि इंजीनियर रशीद के भाई के मार्फत 370 का झंडा लहरवा दिया ताकि चर्चा 370 पे होती रही, और बहुत चतुराई के साथ कांग्रेस के साथ कनाइवेंस में मिलके उन्होंने प्रस्ताव से 370 को ओमिट करा दिया। तो मुझे ये लगता है कि ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, ये उमर अब्दुल्ला को बहुत अच्छे तरह से पता है, उनके पिताजी को भी बहुत अच्छे तरह से पता है, फारूक साहब को भी, कि 370 की वापसी अब किसी कीमत पर हो नहीं सकती है। 370 अनुच्छेद की वापसी को लेकर तो कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जितने भी लोग हैं सबको इस मुगालते को पालना छोड़ देना चाहिए कि वो वापस भी कभी हो सकता है। ये अब दिवास्वप्न है, और इस बात को फारूक साहब ने स्वीकार भी किया। लेकिन चूंकि अब ये सारी लड़ाई इस बात को लेकर है कि उनको राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये दबाव की राजनीति हो रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिपेंडेंट्स और छोटे छोटे दलों के विधायकों के कंधे पर बंदूक रख के चला रही है। कांग्रेस पार्टी के 8 सीट हैं। अब क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का भी कोई स्टैंड इस पे क्यों नहीं आ रहा है? उनको डर है कि महाराष्ट्र में और ये झारखंड में ये बैकफायर कर जाएगा विधानसभा चुनाव में। तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी के नेता इस पूरे मसले पर
खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। नहीं, लेकिन हाँ, बैठे रविंद्र शर्मा, उनसे पूछ लेते हैं खामोशी क्यों अख्तियार की हुई है। रविंद्र शर्मा जी, साफ तौर पर कहना है अनंत विजय का कि जो संविधान बचाने के लिए आपने यात्रा निकाली थी देश भर में, जम्मू कश्मीर में, उसी संविधान की धज्जियां उड़वा रहे हैं आप। अनुराग जी, 40 मिनट से तो आपने मुझे खामोश बिठाया है। नहीं, मेरे को ये सूचना मिली थी कि आपके लिंक में प्रॉब्लम है, स्काइप फेल था आपका। बड़ी देर से मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं बीच में आ सकूं। नहीं तो आप आ जाते बीच में। मुझे जैसे ही सूचना मिली आप जुड़ गए हैं, मैं तुरंत आपके पास आया हूं। जी बताइए। तो यह है कि सब विशिष्ट पैनल को नमस्कार, लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें यहाँ की। सम्मानित लोग हैं। जम्मू कश्मीर में चंद लोग पाकिस्तान परस्त हो सकते हैं, चंद लोग पाकिस्तानी हो सकते हैं। यहाँ पैनल पे 2 रीजनल पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं। हिंदुस्तान की सौगंध खाते हैं। हिंदुस्तान के अलाक और हिंदुस्तान अटूट अंग है जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का 26 अक्टूबर से लेकर के। और जिनको यहाँ गद्दार और क्या कहते हैं, उनकी भी भूमिका थी। 80.5% मुस्लिम आबादी ने पाकिस्तान की 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, हिंदुस्तान के साथ दिया, महाराजा हरि सिंह का साथ दिया, पंडित नेहरू का साथ दिया। हम हिंदुस्तान का अटूट अंग बने। और पीओजे के नाजायज कब्जे में है। ये सब पार्टियों का स्टैंड है जो जहां बैठे हैं, चाहे वो नेशनल कांग्रेस और पीडीपी है। कुछ चीजों पे मतभेद हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने संविधान के तहत, वो संविधान की धारा 370 था जिसको निरस्त किया बीजेपी ने, उनका पॉलिटिकल एजेंडा था। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ की रियासत, जो खूबसूरत रियासत थी, महाराजा हरि सिंह की लड़ाइयां लड़के जम्मू कश्मीर की डोगरा सियासी रियासत की पहचान को खत्म किया। क्या वो उस फैसले को स्वीकार करता है जम्मू कश्मीर? अगर किया होता तो बीजेपी की आज सरकार बनी होती। और दूसरी बात कि पाकिस्तान जो मर्जी के, कौन है पाकिस्तान हमारे मैटर्स में इंटरफियर करे, कोई बयान दे देता है, शायद ऐसे ही बयान जो है उसी वक्त चुनाव के बीच में आते हैं जो बीजेपी को सूट करते हैं। हमें संविधान और जम्मू कश्मीर अटूट अंग है। अब देखिए रेजोल्यूशन की यहाँ तक बात आई है। अमित मालविया जी ने ट्वीट करके कहा कि बहुत अच्छी बात है कि जो रेजोल्यूशन आया है वो तो आगे की सोच बताता है, और उन्होंने इसका वेलकम किया। यहाँ की बीजेपी और बाकी प्रवक्ता कंफ्यूज है कि एक तरफ से आप स्वागत करते हैं, आप कहते हैं कि यहाँ 370 की जो उसकी बात नहीं हुई, और दूसरी तरफ से आप देशद्रोही, पाकिस्तानी, कोई शब्द नहीं बचा, गद्दार, क्रिमिनल, गुंडे, बदमाश सब कह दिया जिन्होंने हिंदुस्तान का झंडा उठाया हुआ है। एक तरफ से मैं हिंदू हूँ जम्मू कश्मीर का, लेकिन मैं उनको दाद देता हूँ जो पाकिस्तान को जवाब देते हैं, जमहूरियत को यहाँ मजबूत करते हैं। हम उनको भी क्यों पाकिस्तानी करार करने में लगे हुए हैं? इतनी मेहनत हो रही है सब चैनलों पे। मान सकते हैं कि इन्होंने भी कहा कि 5%, 2% लोग हो सकते हैं। लोगों ने इतने भारी बहुमत से वोटिंग राइट दिया, और इस रेजोल्यूशन में सिर्फ ये बात कही गई है, स्पेशल स्टेटस तो एक वो दर्जा है जो हिमाचल में भी 371 से है, नॉर्थ ईस्ट में 371 है, यहाँ 370 था। मान लीजिए आपको 370 पसंद नहीं था, उसको आप निरस्त किया, लेकिन यहाँ तो बात हुई है स्पेशल स्टेटस के यहाँ के स्टेटहुड को बहाल करिए। यहाँ के जमीन, नौकरी और रिसोर्सेज जो आपने हिमाचल में प्रोटेक्ट किए हैं, नॉर्थ ईस्ट में किए हैं, कर्नाटका में किए हैं 371G के तहत। स्पेशल दर्जे की बात होती है, आप कहते हैं पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तानी हैं, विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। बीजेपी को यही एक सर्टिफिकेट मांगना रह गया। आप तो चुपके चुपके उनके साथ ही मिले थे चुनाव में, आपने कहा हमने इंडिपेंडेंट खड़े किए, वो अलगाववादी जो हार गए, जिनके हाथ में पाकिस्तान। मैं आपके सवाल का जवाब प्रेम शुक्ला से दूंगा, लेकिन उससे पहले ललित अंबरदार कुछ कहना चाह रहे हैं। हमारा यह है कि जमीन, नौकरी और रिसोर्सेज के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जैसे आपने राष्ट्रीय रियासतों में दिए हैं, स्पेशल दर्जे का मतलब सिर्फ 370 नहीं है, वो किसी रूप में का एक मैकेनिज्म बहाल किया जाए जिसमें नेशनल यूनिटी को भी सेफगार्ड किया जाए और यहाँ की भावनाओं को भी किया जाए। जिस असेंबली को चुना गया, भावना पर मैं बात करूंगा प्रेम शुक्ला से, लेकिन उससे पहले ललित अंबरदार, ललित बोलिए। ठीक है, बीजेपी वालों को सदन में बात करनी चाहिए। ठीक है रविंद्र जी, ठीक है रविंद्र जी, समय रहा तो लौटूंगा आपके पास। सुनिए, तो मुझे तो इसमें ऐसा कोई खतरनाक बात नहीं लगती जिसमें पाकिस्तान हो, जिसमें अलगाववाद हो। दर्जे की बात है, दर्जे की बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है रविंद्र जी, ठीक है, मैं लौटूंगा। इस रेजोल्यूशन को पढ़ा जाए। जी ललित बोलिए। अनंत विजय जी ने कुछ कहा। देखिए, मैं अब भावनाओं की बात बता रहा हूँ, सुनाता हूँ भावनाओं की बात। अरे यार चुप कीजिए ना सर, चुप कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। भावनाओं के खिलाफ नहीं है, भारत का जबरदस्ती नहीं ले सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा और बीजेपी बैठी है
पार्लियामेंट के माध्यम से। ठीक है, आपका मैसेज क्लियर हो गया सर। रविंद्र जी, आपका सवाल प्रेम शुक्ला से भी मैं पूछूंगा, समय की कमी है। ललित बोलिए। उसको आप किसी रूप में देना चाहते हैं? एक सुनिए साहब, ये जो भावनाओं की, अरे यार ये भावनाओं की जो बात कर रहे हैं ना, एक मिनट के साथ ही खड़े हैं आज तो। एक मिनट, अरे यार ये जो भावनाओं की बात कर रहे हैं ना सर, ये जो भावनाओं की बात कर रहे हैं, दो एग्जांपल दे रहा हूं। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पे इस्लामाइज रेडिकलाइजेशन है, वहां पे जो राहुल गांधी हिंदुस्तान का भगवान न करे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं कि बाहर के लोग तुम्हारी नौकरी ले जा रहे हैं, बाहर के लोग तुम्हारा माल ले जा रहे हैं। सुनिए, एक प्रधानमंत्री बनने का जो दावा करता है वो देश के एक हिस्से को देश के दूसरे हिस्से के साथ भड़काता है। इसको आप बोलते हैं कि भावना है। दूसरा, उमर अब्दुल्ला क्या कहता है? उमर अब्दुल्ला कहता है कि 5 अगस्त 2019 से पहले 140 कश्मीर हम लोगों की जमीन, पहाड़, हम लोगों का सब कुछ 140 करोड़ हिंदुस्तानी के मालिक हो गए। ये आप कहते हैं भावना है हिंदुस्तान के लाभों का। सुनिए, ठीक है, रविंद्र जी, आरती टिक्कू आपसे कुछ पूछ रही है। आरती टिक्कू आपसे कुछ पूछ रही है। आपको कश्मीरी हिंदू के रविंद्र जी, कश्मीरी हिंदू के पूछिए, आप अपना सवाल रविंद्र जी नमस्कार। लेकिन आप जो बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं, सबसे पूछो, आप कह रहे हैं रविंद्र जी, वो अच्छी बात रही। रविंद्र जी, आरती टिक्कू कुछ पूछना चाह रही है सर, मुझे प्रेम शुक्ला से भी कमेंट लेना है। रविंद्र जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने वेलकम किया है ये रेजोल्यूशन को। इसका मतलब बीजेपी और कांग्रेस तो एक ही साइड पे है। ऑपोजिशन मुझे दिख नहीं रही है। ऑपोजिशन ये सवाल नहीं पूछ रही है कि जो रोज टेरर अटैक्स हो रहे वो क्यों हो रहे। ऑपोजिशन ये नहीं पूछ रही है कि पूरी देश की जनता ने एक लॉ, एक कानून पास किया, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है जेएनके असेंबली में। आप इंडियन संविधान की बात करते हैं, राहुल गांधी इंडियन संविधान की बात करते हैं, लेकिन आज आपका भारत का संविधान की खिल्ली उड़ाई जा रही है जेएनके असेंबली में, लेकिन कांग्रेस अपोजिशन का रोल नहीं निभा रही है। बीजेपी और कांग्रेस इकट्ठे मिल चुके हैं। ठीक है रविंद्र जी, एक लाइन का जवाब। कहेंगे क्रिमिनल कहेंगे, ये फेडरलिज्म सेंट्रल स्ट्रक्चर में अगर नॉर्थ ईस्ट में मांगा, बोडोलैंड मांगा, आपने आर्टिकल में अमेंडमेंट की, कर्नाटका को दे दी, हिमाचल में है, तो यहाँ कोई लोग रेजोल्यूशन पास करते हैं वो पाकिस्तानी हो जाते हैं। आप लोग चेहरे पे बैठ कर प्रेम शुक्ला को लाता हूँ, मेरे पास समय की कमी है। प्रेम शुक्ला, एक आखिरी कमेंट आपका। प्रेम शुक्ला, कुछ सवाल रविंद्र शर्मा ने पूछे। जी, आवाज बंद हो गई, मेरा नहीं है लगातार। अब रविंद्र शर्मा रुक ही नहीं रहे। बोलिए रविंद्र शर्मा लगातार बोले जा रहे हैं। आप ही बोल रहे थे। शांत करिए। नहीं, शांत ललित शांत हो जाए। प्रेम शुक्ला बोल रहे हैं। प्रेम शुक्ला ने कहा, अनुराग जी, तनवीर तंत्रे ने कहा कि भारत के संविधान ने हमको अनुच्छेद 370 दिया, तो भारत के संविधान ने अनुच्छेद 370 का संशोधन दिया, तो उसका स्वागत कीजिए। पहले आप स्वागत कीजिए कि भारत के संविधान ने अनुच्छेद 370 का संशोधन किया, इसका स्वागत कीजिए। तो तनवीर तंत्र जो है पहले तो संविधान का हवाला देंगे। एक टेम्पररी ट्रांजिएंट आपको दिया था, उसको वापस ले लिया, तो स्वागत कीजिए। तब तो आप पाकिस्तान के सुर में सुर मिला देंगे, तब भारत के सुर में सुर नहीं मिलाएंगे। अब रविंद्र शर्मा बार बार कह रहे हैं कि भाई अनुच्छेद 370 पर संशोधन पर असेंबली में चर्चा क्यों नहीं हो सकती? आइए पार्लियामेंट में चर्चा कर लीजिए ना। राहुल गांधी से कहिए अनुच्छेद 370 वापस लेने के लिए एक पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन ले आए, उनके पास सांसदों की संख्या है। अनुच्छेद 370 के संशोधन को वापस लेने की प्रक्रिया संसद में होगी। राहुल गांधी की औकात हो, कांग्रेस की अगर ये पॉलिसी हो तो कृपा करके लाइए भारत के संसद में, चर्चा कर ली जाए। हंगामा अभी शुरू हुआ है, चर्चा कर ली जाए ना। अभी ये हंगामा और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के तेवर देख के लग रहा है कि ये मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि इसी की चर्चा करके ये सत्ता में आए हैं और इसे ये जम्मू कश्मीर की जनता की भावनाओं के साथ जोड़ रहे हैं। बहरहाल सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे, सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का ताल ठोक के मैं आज जुड़ने के लिए। Zee News.